ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, लिया। वज्रदंत खड़ा हो गया। उसकी ऊंचाई 7 फीट थी। शौर्य के सामने वो एक पहाड़ जैसा लग रहा था। तेरा बाप एक कमजोर बुढ़ा था जो अपनी गद्दी नहीं बचा सका, और तू एक भटका हुआ कुत्ता है। शौर्य रुका। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की। कुत्ता? शौर्य मुस्कुराया। सुबह तुमने यही कहा था ना कि मैं भौंक सकता हूं, काट नहीं सकता? वज्रदंत को गुस्सा आया। तेरी जुबान बहुत चल रही है। कालिया, इसका सिर काट दे। कालिया, जो एक भारी कुल्हाड़ी लिए था, शौर्य की तरफ दौड़ा। मरने के लिए तैयार हो जा कीड़े। कालिया ने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी शौर्य की गर्दन पर मारी। एक धातु के टकराने की आवाज आई, लेकिन शौर्य का सिर नहीं कटा। शौर्य ने अपना बायां हाथ ऊपर किया और कुल्हाड़ी की धार को अपनी नंगी हथेली से पकड़ लिया। क्या? कालिया की आंखें फटी रह गईं। ये कैसे? शौर्य की हथेली से खून नहीं बल्कि धुआं निकल रहा था। तुम्हारी तकनीक गलत है, शौर्य ने कहा। उसने कुल्हाड़ी को झटका दिया। कालिया का संतुलन बिगड़ा। अगले ही पल शौर्य का दाहिना हाथ हवा में लहराया। शौर्य का मुक्का कालिया के सीने पर लगा। ये सिर्फ एक मुक्का नहीं था, ये एक तोप का गोला था। कालिया का सीना अंदर धंस गया। उसकी पीठ की तरफ से आग और शॉकवेव निकली। वो 20 फीट दूर जाकर एक पेड़ से टकराया और वहीं ढेर हो गया। सन्नाटा। बाकी यक्ष अपनी जगह पर जम गए। वज्रदंत की गदा उसके हाथ से फिसलते फिसलते बची। ये क्या जादू है? वज्रदंत बड़बड़ाया। शौर्य ने अपने हाथ को झाड़ा, जिससे राख गिरी। जादू नहीं, शौर्य ने वज्रदंत की आंखों में देखा। ये लेवल 1 है। वज्रदंत का अहंकार डर में बदलने लगा, लेकिन वो एक अनुभवी योद्धा था। उसने अपनी भारी गदा उठाई। मार डालो इसे, वह चिल्लाया। हम 3 हैं, यह अकेला है। बाकी 2 यक्ष भी शौर्य पर झपटे, लेकिन शौर्य अब उनके लिए बहुत तेज था। उसने एक यक्ष के हमले को डक किया और उसके घुटने पर लात मारी। हड्डी टूटने की आवाज आई। फिर उसने उसकी गर्दन पकड़कर उसे जलती हुई अलाव में फेंक दिया। अब सिर्फ वज्रदंत बचा था। तुम? वज्रदंत पीछे हटा। तुम वो लड़के नहीं हो। सही पहचाना। शौर्य कदम दर कदम आगे बढ़ा। वो लड़का उसी कीचड़ में मर गया जहां तुमने उसे छोड़ा था। जो वापस आया है वो तुम्हारा काल है। वज्रदंत ने दहाड़ मारी और अपनी गदा पूरी ताकत से शौर्य के सिर पर मारी। इस बार शौर्य ने ब्लॉक नहीं किया। उसने डॉस किया। गदा जमीन पर लगी और मिट्टी उड़ गई। इससे पहले कि वज्रदंत गदा दोबारा उठाता, शौर्य हवा में उछला। उसने अपने दाहिने हाथ में सारी ऊर्जा केंद्रित की। त्रिशूल का निशान इतना तेज चमका कि रात में दिन जैसा उजाला हो गया। शौर्य का मुक्का वज्रदंत के चेहरे पर लगा। यक्ष का हेलमेट चकनाचूर हो गया। उसके दांत, जिन पर उसे इतना घमंड था, हवा में बिखर गए। वज्रदंत जमीन पर गिरा। उसका जबड़ा टूट चुका था। वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिर्फ खून निकल रहा था। शौर्य उसकी छाती पर चढ़ गया। उसने वज्रदंत के गले को पकड़ लिया। सुबह तुमने मुझे कीचड़ चटाया था, शौर्य ने कहा। अब तुम उसी कीचड़ में अपनी आखिरी सांस लोगे। वज्रदंत की आंखों में दया की भीख थी, लेकिन शौर्य को दया नहीं, अपने पिता का चेहरा याद आ रहा था। उसे अवंतीपुर का विनाश याद आ रहा था। मेरे पिता के लिए। शौर्य ने अपना दूसरा हाथ उठाया, जो अब पूरी तरह आग बन चुका था, और वज्रदंत के सीने में उतार दिया। यक्ष का शरीर ऐंठा और फिर शांत हो गया। जंगल में फिर से सन्नाटा छा गया। सिर्फ अलाव के जलने की आवाज आ रही थी। शौर्य ने एक गहरी सांस ली। ऊर्जा अवशोषित। भैरव ने पुष्टि की। यक्ष की जीवन शक्ति तुम्हारे निशान में जमा हो गई है। शौर्य वज्रदंत की लाश से उतरा। उसने यक्षों के शिविर में देखा। वहां कुछ हथियार और थोड़ा खाना था। ये सिर्फ शुरुआत है। शौर्य ने वज्रदंत की गदा को ठोकर मारी। उसने आसमान की तरफ देखा, जहां तारे धुएं के पीछे छिपे थे। पिताजी, मैंने पहला कदम बढ़ा दिया है। अवंतीपुर का हिसाब। वज्रदंत का निर्जीव शरीर शौर्य के कदमों में पड़ा था। जंगल की आग और यक्षों के शिविर में जलती हुई लकड़ियों की रोशनी में शौर्य का चेहरा किसी प्राचीन देवता की मूर्ति जैसा कठोर दिख रहा था। उसके हाथों से अभी भी हल्का धुआं निकल रहा था और उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन थकी हुई नहीं थी। ये एक शिकारी की संतुष्ट सांसें थीं। तभी उसकी दाहिनी कलाई पर एक नई हलचल हुई। ये दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी खुजली थी, जैसे त्वचा के नीचे कुछ रेंग रहा हो। शौर्य ने अपनी कलाई को देखा। वहां मौजूद त्रिशूल के निशान के ठीक नीचे एक काली और लाल लकीर उभरने लगी। ये लकीर धीरे धीरे एक आकार ले रही थी, एक खुले हुए जबड़े जैसा आकार।
ये क्या है? शौर्य ने अपनी कलाई को रगड़ा, लेकिन वो निशान मिटने के बजाय और गहरा हो गया। घबराओ मत, भैरव की आवाज आई, जिसमें एक गर्व की खनक थी। ये तुम्हारी पहली जीत का इनाम है। तुमने एक प्राण अस्तर के जानवर, अग्नि भेड़िया का दिल खाया और एक यक्ष सेनापति की ऊर्जा को सोखा है। इस मिश्रण ने तुम्हारे पहले ताले को खोल दिया है। पहला ताला? शौर्य ने उस नए निशान को छूकर देखा। वो गर्म था। हाँ, भैरव ने समझाया, तुम्हारे शरीर पर 11 मोहरें हैं। ये पहली मोहर है, प्रथमा, पशु मुद्रा, द बीस्ट सील। अब तुम सिर्फ अपनी इंसानी ताकत से नहीं लड़ोगे। जब तुम चाहोगे, तुम किसी भी जंगली जानवर की फुर्ती, सूंघने की शक्ति और क्रूरता को अपने अंदर बुला सकोगे। जंगल अब तुम्हें अपना दुश्मन नहीं, अपना हिस्सा मानेगा। शौर्य ने अपनी मुट्ठी भींची। उसे महसूस हुआ कि उसकी सुनने की शक्ति बढ़ गई है। उसे जंगल में दूर रेंगते हुए सांपों की सरसराहट और हवा में उड़ते हुए उल्लू के पंखों की फड़फड़ाहट साफ सुनाई दे रही थी। अंधेरा अब उसके लिए काला नहीं, बल्कि गहरा भूरा और लाल था। वो रात में देख सकता था। पशु मुद्रा, शौर्य ने दोहराया, ये मुझे मेरे पिता तक पहुंचाने में मदद करेगी। उसने वज्रदंत की लाश की तलाशी लेनी शुरू की। उसे यक्ष की कमर में एक चमड़े की थैली मिली। उसमें कुछ सोने के सिक्के थे, जो अब शौर्य के किसी काम के नहीं थे, लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा। वज्रदंत के कवच के अंदर एक काले धातु का टुकड़ा छिपा हुआ था। ये एक सिक्का जैसा था, लेकिन इस पर कोई राजमोहर नहीं थी। इस पर सिर्फ एक काली आंख बनी थी, वही आंख जो शौर्य ने उस स्मृति रत्न में देखी थी, जिसने अवंतीपुर को निगला था। भैरव, शौर्य ने वो सिक्का उठाया। उससे ठंडक निकल रही थी। वज्रदंत के पास ये सिक्का क्या कर रहा है? यह छाया अनुबंध, शैडो कॉन्ट्रैक्ट है, भैरव ने पहचान लिया। इसका मतलब है कि यक्ष यहां सिर्फ शिकार करने नहीं आए थे। उन्हें उस छाया सेना ने भाड़े पर लिया था। उन्हें आदेश दिया गया था कि जंगल में किसी भी इंसान को जीवित न छोड़ें, ताकि कोई भी अवंतीपुर की मदद के लिए न जा सके। शौर्य ने उस सिक्के को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। धातु पिचक गई। तो वे जानते थे कि कोई न कोई जंगल से आ सकता है। उन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी। शौर्य ने शिविर में देखा। वहां भुना हुआ मांस रखा था। उसने बिना हिचकिचाहट के उसे उठाया और खाना शुरू कर दिया। उसे भूख लगी थी, एक जानवरों जैसी भूख। उसे अभी बहुत ऊर्जा चाहिए थी। अब क्या? भैरव ने पूछा। वज्र दंत मर चुका है, रास्ता साफ है। क्या हम जंगल से बाहर निकलेंगे? शौर्य ने मांस का आखिरी टुकड़ा निगला और अपनी कलाई के नए निशान को देखा। नहीं, शौर्य ने कहा, मैं अभी तैयार नहीं हूं। मैंने वज्रदंत को हरा दिया क्योंकि वो अहंकारी था, लेकिन वो छाया सेनापति जिसने मेरे पिता को हराया, वो वज्रदंत से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होगा। मुझे और ताकत चाहिए। मुझे इस पशु मुद्रा को पूरी तरह समझना होगा। तो तुम्हें एक बड़ी चुनौती चाहिए। भैरव ने जंगल की गहराई की ओर इशारा किया, जहां से अब तक कोई जानवर बाहर नहीं आया था। ज्वाला वन का एक रक्षक है, ज्वाला वानर, मैग्मा एप। वो इस जंगल के बीचों बीच ज्वालामुखी के क्रेटर में रहता है। उसके पास अग्नि हृदय, फायर हार्ट है। अगर तुमने उसे हरा दिया तो तुम्हारी अग्नि शक्ति स्थिर हो जाएगी और तुम अगले चरण, स्टेज 2 में प्रवेश कर जाओगे। शौर्य ने अपनी कमर कसी। उसने वज्रदंत की भारी गदा को उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे फेंक दिया। ये बहुत धीमी है, उसने कहा। मेरे हाथ ही मेरे हथियार हैं। उसने यक्षों के शिविर की आग को बुझा दिया और घने जंगल की ओर मुड़ गया। अब उसे डर नहीं लग रहा था। पशु मुद्रा के जागने से उसके अंदर का डर खत्म हो चुका था। अब उसे सिर्फ शिकार की गंध आ रही थी। ज्वाला वानर, शौर्य ने अंधेरे में कदम बढ़ाया। मैं आ रहा हूं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, जंगल के पेड़ों पर बैठे कौवे कांव कांव करने लगे। हवा बदल गई। जंगल को पता चल गया था कि एक नया अल्फा पैदा हो चुका है, और वो अल्फा अपनी भूख मिटाने के लिए जंगल के राजा को चुनौती देने जा रहा था। रात और गहरी हो गई, और शौर्य उस अंधेरे में एक जलती हुई मशाल की तरह विलीन हो गया। सफर का अगला पड़ाव ज्वालामुखी का क्रेटर था।